जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें ये चेक करना है कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है। और अगर हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे कंसेप्ट और क्लियर करने की ज़रूरत है। और हम वही काम कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है CBSE 2025 सेट नंबर 5511 क्लास 12th फिजिक्स, इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। आज इस क्वेश्चन पेपर का हम सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखते चलें कि जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, क्या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो सबसे ज़रूरी तो है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि टू बैटरीज ऑफ EMF 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट and internal resistance 0.2 and 0.4 ohm are connected in parallel। तो बात ये है कि ये बैटरीज जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो बैटरीज किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है और इसको हमने कनेक्ट किया है, एक और बैटरी है, तो टू बैटरीज कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यूज़ करना है। तो ये मान लेते हैं इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये सेकंड बैटरी और ये उसका, एक मिनट, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो दोनों बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये सेकंड बैटरी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास दो बैटरी हैं, एक का EMF E1 मानते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं। सेकंड बैटरी है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो इस टाइप की जब बैटरी कनेक्ट होती हैं पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट EMF निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो बस वही फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें, इक्विवेलेंट EMF ऑफ टू सेल या बैटरीज, तो इनका इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो फर्स्ट सेल है उसको डिवाइड करें, उसके EMF को डिवाइड करें इंटरनल रेजिस्टेंस से, प्लस जो सेकंड सेल है उसके EMF को डिवाइड करें उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस से। और इस पूरे आंसर को आप डिवाइड करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए, इक्विवेलेंट EMF फाइंड करने के लिए। और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो न्यू सेल आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक ये आपको मिल जाता है न्यू सेल, तो इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस न्यू सेल का EMF हमने बोल दिया E इक्विवेलेंट, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन R इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास देखिए इसका भी फॉर्मूला है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बस ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमें E1 कितना दिया है? 3 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हमारे पास कितना है? 0.2 ओम। सेकंड सेल E2 ये हमारे पास है, इसमें 6 वोल्ट, और सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास 0.4 ओम। और आपको सबसे पहले फाइंड करना है E इक्विवेलेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
जिसमें हमें क्या करना होता है, E1 को डिवाइड करना होता है उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 0.2 से। फिर सेकंड सेल का EMF 6 है, इसे डिवाइड करेंगे इसी के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 0.4 से। और फिर इस पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे हम 1/R1 यानी कि 0.2 प्लस 1/R2 यानी कि 0.4 से। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व करें। मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। 2 से कैंसिल करोगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 15, और 4 से कैंसिल करोगे तो ये भी आपको 15 मिलेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ भी हम पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि मुझे रखना था सेम डिनोमिनेटर। ऊपर देखिए 15 + 15 ऐड कर लेना, तो ऊपर आपको मिल जाएगा ये 30/1। अच्छा, नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 1 को रहने देते हैं। ऊपर 30 मिला, नीचे इन दोनों का देखिए सेम डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, और ऊपर हमें दिया है 10 + 5, ये हो जाएगा आपका 10 + 5। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30/1। इंटू लगाएंगे डिवाइड की जगह पर, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 10 + 5 यानी कि 15, और 15 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इन्हें कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा देखिए 4 वोल्ट। मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने फाइंड कर लिया। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है इसको देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल टू 4 वोल्ट। चलिए ये तो फाइंड हो गया। तो हमें देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको निकालना था इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा दिया। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो कैसे निकालें, तो उसका भी आपके पास फॉर्मूला है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। चलो इसके ऊपर एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक पेन यूज़ करके देखता हूँ। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, R1/R2/R1 + R2। हालांकि इसका डायरेक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा R1/R2। फॉर्मूले को ही सॉल्व कर देते हैं। तो R1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लेना और R2 का इधर कर देना, रेसिप्रोकल बोथ दी साइड करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1/R2/R1 + R2। तो 2 रेजिस्टेंस वाले केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा में नहीं करेंगे, फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। चलिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई कर दें। R1 हमारे पास है कितना, 0.2, और R2 है आपके पास 0.4, और डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो 0.2 + 0.4। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखते हैं हम, 0.2 × 0.4, और इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे आप तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका देखिए
तो ये हो गया आपका 4/30। अब इसको डिवाइड करके आंसर लिख देना है, तो एक काम करता हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 10 आ जाएगा, और 3 से करेंगे 4 को तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 10 हो गया, तो 3 3 जा 9 आता रहेगा कितनी भी बार। और 10 से डिवाइड करना आपको आता ही है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.133 ओम का आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब जो न्यू सेल आपको मिलेगा उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। चलिए, तो देखें इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और अब इसका थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो करंट की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बता देता हूं मैं, एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। अब ज़्यादा नहीं बचा है, छोटा सा पार्ट है, यहीं सॉल्व हो जाएगा ये। तो अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला होता है E/R+R। चलिए, करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है E/R+R। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे लिए क्या दिया हुआ था, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, एक इन्फॉर्मेशन और है जो आपको रीड करना चाहिए कि दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 4 ओम रजिस्टर। तो ये जो 4 ओम रजिस्टर है ना, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू है कैपिटल आर की, तो उसको भी याद रखें आप। तो करंट इक्वल टू, अब ईएमएफ हम कौन सा रखेंगे यहाँ पर, इक्विवेलेंट, जो अभी हमने फाइंड किया है, और आर भी कौन सा होगा, इक्विवेलेंट। यानी अगर आप इसका सर्किट बनाना चाहें तो सर्किट कैसा बनेगा, जैसे ही हमने बनाया था, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और एसी में हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये है आपका कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है। पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, उसमें जोड़ दिया, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते थे। चलिए, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, हमारे पास कितना आया था, 4। ई इक्विवेलेंट हम रख देंगे इसमें 4 अपॉन आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू या तो ये वाली रख दो आप, या अपन फ्रैक्शन वाली भी रख सकते हैं, तो कोई सी भी वैल्यू रख दें आप। तो एक काम करता हूँ, उसको डिवाइड करके जो आएगा वो रख देता हूँ। तो फ्रैक्शन में हमारे पास कितना आ रहा था, तो ये आता, वैसे डिवाइड करते आप, 4/30 है, सिंप्लीफाई करके 2/15 बन जाता। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 2/15 प्लस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 ओम। तो ये 4 ओम की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, अपॉन में 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर मिल जाएगा। 4 ऐसे ही चलता रहेगा, नीचे हमने कर दिया 15 × 1, यानी कि 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 15 × 4 60, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको आगे बढ़ा लेना, तो ये हो जाएगा आपका 4/62/15, और ऊपर वाले को ऐसे ही 4/1 लिख देता हूँ, डिवाइड इन की जगह इंटू लगा लेते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 15/62 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, या और चाहें तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे 2 से कर दो आप, ये 2 और ये 31। अब मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर हो जाएगा आपका 30 और नीचे हो जाएगा आपका 31। या तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ दो, तो इतना भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास करंट आ गया है, करंट आई इक्वल टू 30/31
चलिए यहाँ पे जगह कम है तो इस तरफ लिख देता हूँ। तो करंट आई इक्वल टू 30/31 एम्पियर। चलिए, या तो आप ये वैल्यू रख लें या फिर आप इसको डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करके आंसर 0.9 के आसपास आ जाएगा। तो हम इसको 0.9 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो देख लें, क्वेश्चन इस टाइप का है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, कैलकुलेशन है तो वो आपको आता ही है। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इक्विवेलेंट के लिए, ये आपको यूज़ करना है आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इसमें एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना था, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने आर। और ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। हालांकि बता सकता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको देखना है तो आप देख लें। क्योंकि मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। जैसा ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी। तो अगर यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज अगर वी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होता है, वी होता है। ठीक है, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लेते हैं कि हम आई करंट फ्लो हो रहा है। तो उस केस में देखिए, हमें पता होता है कि v इक्वल टू, या इसको स्मॉल आई मान लेता हूँ, v इक्वल टू होता है e माइनस आई आर। ये फॉर्मूला हमें सबको पता है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, तो ओम्स लॉ से मैं v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई आर। आर कौन सा, कैपिटल। तो इस जगह पर हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, i इंटू आर। तो या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, सेम पोटेंशियल आता है। तो ये आपको पहले से ही दिया था, e माइनस आई आर। अब आई आर वाले को उधर ले जाओ, तो आई आर प्लस आई आर इक्वल टू हो जाता है e। और i अगर कॉमन ले लें, i को हम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा आपका r प्लस आर इक्वल टू ई। यहाँ से आपको अगर i फाइंड करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा e अपॉन आर प्लस आर। तो देखिए, क्वेश्चन तो होते रहते हैं, बाकी हमारा मेन काम है अभी कंसेप्ट समझना, साथ में किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले कैसे हैं, तो वो सब रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाता है। तो बस ये फॉर्मूले हैं, देख लो आप। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये कैसे आता है ये भी आपको बता दिया, और ये तो आप जानते ही हैं और ये आपको पता है। चलिए ठीक है, तो ये कर लेना क्वेश्चन, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये इसका देखो और वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया है कि कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ ई। चलिए ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर कनेक्ट किया है, और कीपिंग द सेल कनेक्टेड। तो सेल कनेक्ट होने का मतलब होता है कि वहाँ पर वोल्टेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो आप कुछ भी करते रहो, उसका वोल्टेज सेम बना के रखेगा बैटरी। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2L, मतलब पहले लेंथ L था, अब 2L हो गया है। तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब R डैश है। और पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD था, और अब कितना है, VG डैश है। तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो आपको रिलेशन बताना है कि R डैश और R में क्या रिलेशन होगा, और VG डैश और VD में क्या रिलेशन होगा। चलिए ठीक है, कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। जैसे देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जिसकी लेंथ है L। ठीक है, तो इसका लेंथ हमें L दिया था, इसका एरिया मैं A मान लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A मान लिया। अच्छा, और क्या हो रहा है इसमें, इसका रेजिस्टेंस हमें R दिया हुआ है, और जब ये लेंथ है तो उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट है, पोटेंशियल यहाँ भी V मानेंगे और उसमें भी हम V मानेंगे। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है VD, तो ये गिवन है। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि इसका लेंथ स्ट्रेच करके डबल करेंगे। जब कोई चीज़ को खींच के डबल करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, यानी कि अब ये वायर जो है वो थिन हो जाएगा।
लेंथ तो आप डबल कर देंगे, लेकिन लेंथ डबल करने से आप जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका जो न्यू एरिया है उसे मैं मान लेता हूँ ए डैश, और जो लेंथ है उसे मान लेता हूँ मैं एल डैश, और हमें पता है कि लेंथ इसका डबल है तो ये हो जाएगा 2L। तो पहले वाले का लेंथ क्या था, डबल था। अब ऐसा करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उसको आर डैश मान लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसको वी जी डैश मान लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी को हमने कनेक्ट किया है, बैटरी को रिमूव नहीं किया है। ठीक है, और लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कंडक्टर एल कनेक्टेड अक्रॉस द आइडियल सेल, ईएमएफ ई कीपिंग द सेल कनेक्टेड। तो इस लाइन को याद रखिएगा, कीपिंग द सेल कनेक्टेड। तो सेल कनेक्टेड होने का मतलब है कि पोटेंशियल दोनों में सेम रखने वाले हैं अपन। ओके, तो अब आपको रिलेशन बताना है, आर डैश और आर में क्या रिलेशन है, और वी डी डैश और वी डी में क्या रिलेशन है। और अच्छा देखो, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मटेरियल दोनों का सेम है तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी को मैं रो मान लेता हूं और इसकी भी रेजिस्टिविटी को रो मान लेता हूं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, लेकिन इसमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो हम आर डैश निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आर डैश का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी सेम है तो रो, और लेंथ हमने एल डैश माना है, और अपॉन में एरिया भी न्यू एरिया आएगा ए डैश। ये फॉर्मूला होता है दोनों के लिए। अब एक काम करते हैं, जब वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके हम डबल करेंगे तो इसमें क्या चीज़ सेम रहेगी, इनके वॉल्यूम सेम रहेंगे, क्योंकि वायर को स्ट्रेच करने के बाद भी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ कि वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, सेम। और वॉल्यूम जैसे पहले वॉल्यूम अगर V है, वॉल्यूम को V को तो मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करवा देता हूँ। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इनटू लेंथ, इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और सेकंड केस में एरिया क्या है, ए डैश, और लेंथ है एल डैश, तो सेकंड केस का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पर ए डैश को ए डैश रहने दो, लेकिन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। चलिए, तो L से L हम कैंसिल कर सकते हैं, और तो आपको यहाँ पर ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 को डिवाइड में ले आना, तो ए डैश हो जाएगा A/2। क्योंकि मुझे ये पता करना था कि न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। भाई लेंथ आपको पता है डबल है, तो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को सेम कर देंगे। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो ओल्ड वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम कैसे निकाला, न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। और ओल्ड वॉल्यूम कैसे निकाला, ओल्ड एरिया इंटू ओल्ड लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको न्यू एरिया मिल जाएगा A/2। तो बस ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब रजिस्टिविटी को हम रखते हैं सेम, और लेंथ को हम क्या लिखेंगे, एल डैश की जगह पर 2L, और ए डैश की जगह पर अभी हमने सॉल्व कर लिया है, कितना आंसर आ रहा है, A/2 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा आर डैश इक्वल टू, तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4, और बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा आपका रो एल बाई ए। अब रो एल आई बाई ए को हम आर लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा आर डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर। ये रिलेशन हो गया। इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो रेशो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 4। तो आंसर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आर डैश और आर में रिलेशन बताना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसमें मुझे बस यही कंसेप्ट सिखाना था कि जब लेंथ को स्ट्रेच करते हैं, हम खींचकर लेंथ को चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो ओल्ड वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम।
तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ओल्ड वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम कर देना है, और इससे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। ये मान लो कभी एरिया चेंज दिया हो तो आपको लेंथ मिल जाएगी, और लेंथ में चेंज अगर दिया हो तो एरिया में चेंज मिल जाएगा, तो न्यू एरिया मिल जाएगा मतलब, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला आपको याद करना है तो v इक्वल टू यू प्लस ए से याद रख सकते हैं। तो u 0 होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स निकालते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। और इसके अलावा फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स होता है Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है कैपिटल ई। तो ये तो हो गया फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ से निकालते हैं वो मास, वो अलग चीज़ है, F इक्वल टू एम ए। बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो Q इंटू ई होता है। तो फोर्स और अपॉन में रख देंगे अपन मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ लिखते हैं। तो यू तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाला है, फोर्स पर यूनिट मास। अब फोर्स कैसे निकाला है, तो फोर्स हमने निकाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स E इक्वल टू ई से। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो कोई बात नहीं, लेंथ अगर L है तो आप इस तरीके से देखो, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को V अपॉन एल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ई वी अपॉन एल, नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एम एल, और ये आपको दिया है टाओ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ये देखो। अब हम निकालते हैं न्यू केस में क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ये तो फर्स्ट केस की आ गई। अब सेकंड केस में आपको जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है वी डी डैश, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप चेंज कर नहीं सकते। हाँ लेंथ चेंज होगी, लेंथ कितना होगी 2L। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लेंथ की जगह पर 2L, और टाव तो दे ही रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, बस 2 को अलग कर दो। तो 1/2 को अलग कर दिया तो ये क्या बचेगा देखो, ई वी अपॉन एम एल टाओ। अब ई वी अपॉन एम एल टाओ को वी डी लिख सकते हैं, तो वी डी डैश कितना हो जाएगा देखिए, 1/2 इंटू वी डी। और इसको भी आप इस तरफ ला के डिवाइड में लिख सकते हैं, अगर आपको आंसर एफ देना है तो, हालांकि वहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो वी डी डैश अपॉन वी डी इक्वल टू 1/2। तो ये हमने इस तरीके से रिलेशन फाइंड किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो रेजिस्टेंस वाला भी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। दो कंसेप्ट याद रखेंगे। तो पहला तो ये कि जब आप लेंथ को चेंज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं वायर को, तो वॉल्यूम सेम रखना है, तो इससे आपको एक रिलेशन मिल जाता है, मतलब न्यू एरिया मिल जाएगा आपको, या फिर आपको न्यू लेंथ मिल जाएगी। और दूसरा कंसेप्ट कि अगर आप बैटरी रिमेंस कनेक्टेड रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही केस में हमने V का यूज़ किया है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं होता है कि जब कोई कंडक्टर मूव करता है तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे समझिए आप। जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं रैंडम मोशन में, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर एक इधर। तो इनका क्या चल रहा होता है, रैंडम मोशन हो रहा होता है, तो कोई भी कहीं भी भाग रहा है। लेकिन जैसे आप बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी लगाने से इन पर एक फोर्स लगने लगता है,
और फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि वो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कई सारे कोलिजन्स करता है। तो कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी उधर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते किसी एंड की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये मान लो कि इसका पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कनेक्ट किया है। तो ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एक रैंडम, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे, आपस में कोलिजन भी होते हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस तरफ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, क्योंकि इनका रैंडम मोशन होता है, तो ये जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of conductor moving in the same direction? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि यूजिंग वायो-सेवर्ट्स लॉ derive expression for the magnetic field due to circular current loop at a point on its axis and hence its center। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको वायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करना है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और ये इसका एक्सेस मान लेते हैं, ये इसका एक्सेस है, और एक्सेस पर ये तो सेंटर मान लो, सेंटर को ओ से डिनोट कर देते हैं, और सर्कुलर रूप का रेडियस मान लेते हैं अपन आर। ये डेरिवेशन आपने किया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल डेरिवेशन आया आपको, तो ये तो डेरिवेशन तो बच्चों को आते ही है। और ये जो पॉइंट हमने लिया है सेंटर से, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मान लेता हूँ मैं कि इस डायरेक्शन में इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे हम डी एल वैक्टर। तो डी एल वैक्टर कुछ इस तरीके से आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब इसको ज्वाइन करेंगे हम उस पॉइंट से जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस डिस्टेंस को मैंने आर वेक्टर मान लिया, और ये यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में, आई डी एल वैक्टर और आर वेक्टर के बीच में। ओके, ये डिस्टेंस हमने x माना है और ये एंगल होता है 90 डिग्री। अब कहानी ये है कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको हम dB लिखते हैं। तो dB वेक्टर, या वेक्टर फॉर्म इसका बाद में देखेंगे, मैं dB लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आपको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है, देखिए फॉर्मूला, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला है। क्योंकि एंगल तो 90 बनेगा, एंगल किसके बीच में देखना होता है, आईडीएल वेक्टर आर वेक्टर, 90 एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो 90 रख दो, तो यहाँ पे थीटा 90 रख देना है आपको। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी बी। और मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ।
ठीक है, तो ये जो एंगल है वो हमने कितना मान लिया, थीटा, और ये हमने लिया है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक हम ले रहे हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो देखिए होता ये है कि ये एंगल भी थीटा होता है। इस लाइन को रफ कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी थीटा है तो 90 में से, सॉरी, ये एंगल भी 90 है तो 90 में से माइनस करोगे, 90 माइनस थीटा, थीटा आ जाता है। अब इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। डीवी का थीटा वाला कंपोनेंट होता है डीवी कॉस थीटा। तो ये न्यूमेरिकल तो देखो आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉरी डेरिवेशन तो आना चाहिए, डेरिवेशन सभी को आते हैं और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो डीवी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट होता है इसका डीवी साइन थीटा। डीवी कॉस थीटा, डीवी साइन थीटा। अगर एलिमेंट आपने यहाँ काटा होता तो एक एलिमेंट, एक आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिल जाता डीवी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री की वजह से, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ काटोगे एक यहाँ काटोगे तो हर बार डीवी कॉस थीटा हमेशा कैंसिल होता है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, डीवी साइन थीटा की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, डीवी साइन थीटा की वजह से। मुझे यही समझाना था कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, डीवी साइन थीटा की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ये आपको मिलेगा डीवी साइन थीटा की वजह से। लेकिन ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आपको पूरे लूप की वजह से निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट करके आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, या इसको अपन पी नेट लिख देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। अब डीवी की जगह पर आप डीवी की ये वैल्यू रख दो और इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको अपन इंटीग्रेट करवा देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। तो डीवी की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, डीवी और साथ में क्या चल रहा है, साइन थीटा। ये वैल्यू आपको रख देना है। अब इसमें कुछ कांस्टेंट होगा तो वो आप बाहर निकाल लें। तो आप देखो इसमें क्या कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें इसमें तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट है, और ये जो आर है वो भी चेंज नहीं होगा। जब तक आप इस पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे आपका आर भी सेम रहता है, और एंगल भी चेंज नहीं होगा, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। तो ये सब कुछ बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो हम इसको बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो हो गया बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ डीएल। अब कुछ नहीं है तो 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में एल आ जाता है। तो बस यहाँ पे आप लिख दो इस बात को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। चलिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो कैपिटल आर, इस थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो आर लिख लो, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये आर, स्मॉल आर लिख देना है। और 1 को इंटीग्रेट करोगे एल के रेस्पेक्ट में तो एल आ जाएगा, एल मतलब टोटल लेंथ। अब लेंथ तो सरकमफेरेंस के बराबर है, तो बस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर को लिख दो आर की पावर 3, और लेंथ को हम क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई, और आर कौन सा लेंगे, इस लूप का रेडियस, इसका रेडियस क्या माना था, कैपिटल आर। चलिए कुछ कैंसिल होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल कर देना और 2 से काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2,
तो ये बचेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 आई, और आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचा है आपके पास आर की पावर 3। अभी लिख देता हूँ, अगली स्टेप में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये तो आपको क्या मिल गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें इस आंसर को स्मॉल आर में नहीं छोड़ना है, हमें इसमें आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो आपको पता है कि आर स्क्वायर यानी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के। अब स्क्वायर जाके बन जाएगा उस तरफ रूट, या 1/2 बोल दें। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम आर की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं ये वाली वैल्यू। तो ये आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, और अपॉन में हम ये वैल्यू रख लेते हैं। क्या रखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, और आर की वैल्यू रख दी, लेकिन आर की पावर तो हमारे पास कितनी है, 3। तो आपको इस पूरे की पावर 3 करनी पड़ेगी। इस पूरे की पावर हम कर देंगे 3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इन पावर को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए, तो ये चल रहा है, चलने दो इसको। म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये मिलेगी आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। क्योंकि क्वेश्चन था कि यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये एक्सिस लिखा है, इसलिए हमने एक्सिस पे फाइंड किया है। और इसके बाद आगे लिखा है हेंस एट इट्स सेंटर, तो सेंटर पे भी निकालना है। सेंटर पे निकालना है तो क्या करेंगे, सेंटर पे देखिए क्या होता है, सेंटर पे जाओगे तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं एट सेंटर, एट सेंटर। तो सेंटर पर क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे। रख दो एक्स की वैल्यू 0, यानी कि सेंटर यानी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, अब एक्स की वैल्यू 0 कर दो तो ये वाली टर्म 0, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा आर की पावर 3। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। आर स्क्वायर से काटोगे नीचे एक आर बचेगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसके सेंटर पे कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। तो देख लें, ये वाला डेरिवेशन भी हमने कंप्लीट किया, और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखें आप, ये भी एक अलग क्वेश्चन है आपके लिए कि सो दैट द एनर्जी required to build up the current I in a coil of inductance L is half Li square। तो कुछ नहीं है, आपको एनर्जी का डेरिवेशन करना है कोई कॉइल के अंदर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको L दिया हुआ है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ।
देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक कॉयल मान लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक कॉयल है और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल है। तो इसके अंदर एनर्जी आपको फाइंड करनी है। इसमें कितना करंट बिल्डअप करना है, आई करंट। तो आई करंट के लिए कितना एनर्जी होगा, चलिए ठीक है। तो इसमें देखो हम यूज़ करेंगे फैराडे का लॉ। तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, यूजिंग फैराडेज लॉ ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और एक आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है देखें, पहले ईएमएफ बता देता हूँ। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ होता है आपका डी फाई बाई डी टी। और डी बाई डी टी तो ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं। तो एल को हम कर देंगे बाहर, तो ईएमएफ हमारे पास हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। चलो ईएमएफ आपको मिल गया। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन मैंने नहीं लिया इसमें। तो ये आपको मिल जाता है ईएमएफ। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। तो पावर वैसे देखा जाए तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, और डी टी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा पावर इंटू डी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू। और पावर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी इंटू आई लिख सकते हैं। अब भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी लिखें या फिर ई लिखें, ई एम एफ एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूँ ई इंटू आई, और ये क्या चल रहा है डी टी और ये डी डब्ल्यू। और हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ईएमएफ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं, एल डी आई वाई डी टी। और इनटू में क्या है डी टी, इक्वल में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो डी टी आप कर दो कैंसिल। अच्छा यहाँ पे एक आई था, उसको नहीं लिखा मैंने, तो एक आई भी लिखना पड़ेगा इसमें, ये वाला आई। पहले आई को लिख देते हैं, तो ये हो गया ई एम हो गया एल डी आई बाई डी टी। और इसके इनटू में क्या था, करंट। और उसके बाद फिर ये था डी टी। तो ये डी टी तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन अभी इसमें क्या बचेगा, आई। चलिए तो एल कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचेगा देखो, आई और ये डी आई। और यहाँ पे क्या है डी डब्ल्यू। अब आई का इंटीग्रेशन आई के रेस्पेक्ट में होता है आई स्क्वायर अपॉन टू। इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। और वन का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में होता है डब्ल्यू। तो यानी कि वर्क डन हमें मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना मिल गया देखो, तो हाफ एल आई स्क्वायर। और जो वर्क होता है वही क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसमें आपको जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी को यू से डिनोट कर देते हैं, या लिख देता हूँ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर कितना आ गया इंडक्टर के अंदर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये एनर्जी का भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखें। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितना होता है। तो देखिए ये मैंने ए पार्ट कंप्लीट किया। इसके बाद देखते हैं इसका बी पार्ट। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या करना है। बी पार्ट में देखो हमें क्या करना है, कंसीडरिंग द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आप ये मान लो ये है एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मतलब उसमें कोई आपको दूसरा मीडियम यूज नहीं करना है, एयर फील्ड माना है, तो इसके अंदर का मीडियम क्या होगा, एयर। ओके, तो वो वाला केस यूज करेंगे, एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सो दैट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि मैग्नेटिक एनर्जी आपको इतनी मिलने वाली है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं,
आप ये बताइए सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जिसको मैं बी मानता हूँ। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, ओके। और चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। और एक आपने पढ़ा था इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए। ये हम किसके लिए देख रहे हैं, सोलेनोइड के लिए। ये एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं पहले, सोलेनोइड। सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपका म्यू नॉट एन आई। और जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। जैसे मान लो इसका एरिया ए है क्रॉस सेक्शन का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो कुछ नहीं करना है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें आपको एल और आई की वैल्यू रख देना है। अब आई कैसे निकालें, तो आई हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो आई आपको मिल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, एनर्जी को चलो यू मान लेते हैं। और एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हाफ तो ठीक है, और एल की वैल्यू क्या रखेंगे, तो एल को हम लिखेंगे इसमें म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। और करंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये, लेकिन स्क्वायर करना है करंट का, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। स्क्वायर कर लो तो म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो इसमें म्यू नॉट से इसका स्क्वायर काट दो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा, एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को इस तरफ भेज देते हैं। तो ये मिल जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, हाफ ए एल मतलब वॉल्यूम नीचे चला गया, ये बचेगा आपका बी स्क्वायर। और अपॉन में हमारे पास स्क्वायर तो हम काट चुके हैं इसका, देखो ये म्यू नॉट था, तो म्यू नॉट से हमने इसका स्क्वायर काट दिया था। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ म्यू नॉट। तो ये आपको मिला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ये हो गया हाफ पी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और पूरा मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कितना आ गया, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमने प्रूफ कर दिया कि किसके बराबर आ रहा है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के इक्वल आता है। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हैं, देख लेना एक बार। चलिए, इसके बाद ये आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय एसी सोर्स so that the sum of the conduction current and displacement current has the same value at all points of the circuit। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहाँ पर
इसको हम चार्ज करते हैं, तो ये मान लो कोई एसी सोर्स चार्ज करने के लिए। तो इसमें एक कंडक्शन करंट, बाहर जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो इसमें कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, आई सी। और बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि इनसाइड दी कैपेसिटर, यहाँ पर जो करंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और हमें ये पता है कि जो कंडक्शन करंट होता है ये होता है आपका डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, डी फाई ई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ मतलब डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं। बाहर होता है कंडक्शन करंट, अंदर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बाहर नहीं मिलेगा, कंडक्शन करंट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं। हमें साबित क्या करना है कि सेम वैल्यू, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ठीक है, प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट करंट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे कि आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लेना है। तो डी वाई डी टी को ऐसे ही रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, चलो ई ए लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। तो बिटवीन दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो प्लेट के बीच में, वो हमने डिराइव किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कोई बात नहीं, वैल्यू रखते चलते हैं। तो ये होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की अगर बात करें तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसे मान लो क्यू चार्ज है एरिया ए पर, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बस वैल्यू पुट करते चलते हैं। तो डी बाई डी टी, और इसको लिख देंगे अपन सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन ए। एप्सिलॉन नॉट पहले से ही था और ये पहले से ही, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको बाहर कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया बाहर, एक पहले से ही था, नीचे वाला बाहर हो गया, और अंदर बचेगा आपका डी क्यू अपॉन डी टी। इसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे क्या समझ आया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट। चलो, ये मुझे शो करना था कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है, कंडक्शन करंट के इक्वल है। तो ये इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। इन केस वन अबव, और कुछ तो नहीं पूछा इसमें, a parallel plate capacitor charged by AC source so that the sum of, अच्छा sum of the conduction current and displacement current has the same value। सम के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। देखो ये तो ठीक है, दोनों को मैंने इक्वल तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सम होगा दोनों का वो हर जगह सेम रहता है। तो कोई बात नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि बाहर आपको सिर्फ कंडक्शन करंट मिलेगा और अंदर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू हम सेम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। तो आउटसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है।
तो आई सी आपको कहाँ मिलता है? सिर्फ ये हमें मिलता है आउटसाइड आउटसाइड द कैपेसिटर कैपेसिटर। और आई डी कहाँ मिलता है? इनसाइड द कैपेसिटर। इनसाइड द कैपेसिटर। तो अगर हम दोनों के सम की बात करें तो आई सी प्लस आई डी ये दोनों का सम है। तो आपको बाहर मिलेगा कंडक्शन करंट, अंदर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और दोनों की वैल्यू हमने सेम कर रखी है, दोनों बराबर होते हैं। तो आई सी प्लस आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम। कहाँ पर? एट ऑल पॉइंट्स। सेम एट ऑल पॉइंट्स बिकॉज बिकॉज आई सी इक्वल टू आई डी। दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये दोनों का सम आपको हमेशा सेम मिलेगा। अब इसका देखो बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है? इन केस वन अबव किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो जंक्शन रूल वैलिड है या नहीं, तो बिल्कुल जंक्शन रूल वैलिड है। तो आपको लिखना है कि यस KCL किरचॉफ्स फर्स्ट रूल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज वैलिड। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि जितना करंट एंटर होगा उतना करंट लीव कर जाएगा। तो KCL जो है वो वैलिड होता है प्लेट पर, ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट प्लेट की, ये मान लो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। तो इसमें क्या होता है? कंडक्शन करंट एंटर होगा। कौन सा करंट एंटर होगा? कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर लीव कर जाएगा कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं। तो लीव करने वाला करंट कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। वो दोनों बराबर होते हैं, जितना करंट एंटर करता है उतना लीव कर जाता है। लेकिन अगर दूसरी प्लेट की बात करें तो सेकंड प्लेट पर कौन सा करंट एंटर होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। और लीव कौन सा करंट कर जाएगा बताइए? कंडक्शन करंट। तो इसलिए यस KCL यहाँ पर वैलिड होता है। तो जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट लीव कर जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंडक्शन करंट एंटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट लीविंग। कंडक्शन करंट एंटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट लीविंग। दोनों बराबर होते हैं, या ऐसा लिख दो इसको आप, डिस्प्लेसमेंट करंट एंटर डिस्प्लेसमेंट करंट एंटर इक्वल टू कंडक्शन करंट लीविंग। अगर ये एंटर करेगा तो ये लीव कर जाएगा, बट दोनों बराबर रहेंगे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने प्रूव कर दिया कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट।
चलिए अगला क्वेश्चन है 26। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिएक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई भी एक मेटल सरफेस है और इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस हम फॉल करवाते हैं, और रेडिएशंस हमारे पास कैसी हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब इन सभी की वेवलेंथ सेम है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी सेम है। तो होता यह है कि ऐसे ही रेडिएशन फॉल करती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है कि इस रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी थी उसको ई मान लेते हैं, और उस एनर्जी में से हम माइनस कर देंगे वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इस्तेमाल की हमने। तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन यानी फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, या हम बोलें ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई माइनस पाई। तो ई मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच एफ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा। वेवलेंथ है तो एनर्जी निकल आती है रेडिएशन की। और ये जो होता है फाई, ये होता है वर्क फंक्शन, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट। एफ नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए जिससे कि बाहर आ जाए। या वेवलेंथ में देखें तो फॉर्मूला होता है इसका एच सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इससे ज़्यादा वेवलेंथ कर दोगे तो फिर एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये टॉपिक आइडिया लग गया होगा आपको, इस टॉपिक का क्वेश्चन है। अब पढ़ लेते हैं। तो ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन देना है। रीजन कई हैं, देखो। एक रीजन ये होता है कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी से बाइंड रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, कुछ लूजली बाउंड होते हैं। तो ज़्यादा जो टाइटली बाउंड होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, और जो लूजली बाउंड होगा वो कम एनर्जी में निकल आएगा। अब हमारे पास जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, अब कोई इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने में खर्च कर दी 5, तो 5 की उसके पास बचेगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करके बाहर निकल आया, क्योंकि वो लूजली बाउंड था, तो बाकी की 9 उसकी किस फॉर्म में रहेगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। तो इसलिए ये जो होता है कि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहते हैं तो उनमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है बाहर निकलने में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और जो लूजली बाउंड होते हैं उन्हें बाहर निकलने में एनर्जी कम लगती है, तो उनके पास जो बची हुई एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन मोर या लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन विल इमर्ज विथ लेस और मोर काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इनके पास सरफेस मोर टाइटली बाउंड, अगर ज़्यादा बाउंड होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर कोई लेस टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन तो फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सो ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये तो एक रीजन है ही। दूसरा रीजन ये भी होता है कि जब ये बाहर निकलते हैं तो इनका कुछ कोलिजन्स हो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे एटम से, तो कोलिजन होने की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब कोलिजन किसका कितना होगा ये सबका अलग अलग होता है, किसी के ज़्यादा कोलिजन, किसी के कम कोलिजन, तो एनर्जी जो वेस्ट होती है इसलिए एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। ठीक है, तो दो रीजन आपको बता दिए मैंने, एक तो ये वाला है और दूसरा कोलिजन वाला रीजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट।
directly proportional to intensity of incident radiation. Hence saturation current ये different for the different intensity. तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपसे पूछा गया था कि द सैचुरेशन करंट इन केस 1 इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी। कहानी ये है कि देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी है तो वो ज़्यादा फोटोन एमिट कर रहा है पर सेकंड में। इंटेंसिटी जैसे मान लो कम है तो वो 1 सेकंड में 10 फोटोन एमिट करता है, और 10 फोटोन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। अब इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो 20 फोटोन एमिट होंगे, तो वो 20 फोटोन पर सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। और बढ़ा दो तो 30 फोटोन एमिट होंगे पर सेकंड में, तो वो 30 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे पर सेकंड में। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो करंट इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के। ठीक है, तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको याद रखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, तो फोटो करंट। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यही रीजन होता है इसका कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि करंट की बात हो रही है, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब होता है आप उसकी एनर्जी कम कर रहे हैं। अगर इसकी वेवलेंथ को आप इंक्रीज करते जाओगे तो एनर्जी कम होने लगेगी, और कम होते होते अगर ये वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए ना। अब उससे अगर एनर्जी कम कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। तो if one goes on increasing the wavelength of light incident on the metal surface keeping its intensity constant, emission of photo electrons stop at certain wavelength for this metal। तो एक टाइम पे emission बंद हो जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि आप वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं। तो वेवलेंथ जब डिक्रीज करते हैं तो सॉरी वेवलेंथ जब इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑल्सो डिक्रीज। तो डायरेक्ट यही बात है, अपन एक सीधी बात कर लेते हैं कि वेवलेंथ के इंक्रीज करने से एनर्जी कम हो जाती है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। अब इतनी ज़्यादा मत करो कि एनर्जी बहुत कम हो जाए, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप। तो वेवलेंथ जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको ऐसे ही। और ये जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट अपन जानते ही हैं क्या होता है, कि न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जो है वो ज़्यादा होता है और मास ऑफ द न्यूक्लियस कम होता है। तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते टाइम कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, उस मास को उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास डिसअपियर, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और जितना मास डिसअपियर हो रहा है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जब आप न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और ऐसा भी बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कि
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बाइंडिंग एनर्जी बोल दो, या फिर न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है। तो मास डिफेक्ट आपको पता ही है, डेफिनेशंस आती हैं, आपको लिख लेना। तो मास डिफेक्ट मतलब क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास डिसअपियर, दैट डिसअपियर मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क्राइब द फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो भैया फिजन प्रोसेस क्या होती है, तो फिजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी कम रहती है पर न्यूक्लियन। तो उनको बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करना होता है, तो वो क्या करता है, हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और ऐसा करने से एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता है। तो बस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी देता है, तो इसलिए वो फिजन कर लेते हैं। तो फिजन का कंसेप्ट यही है। तो मास डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, और फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्योंकि इनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था तो उनने फिजन कर लिया, फिजन करने से एनर्जी रिलीज होगी और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाता है इंक्रीज। लिखा है डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स constituents is defined as mass defect. Binding energy is energy required to separate the nucleons from the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियंस को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और ये उसी के बराबर होता है जब न्यूक्लियस को आपने फॉर्म किया था उस टाइम पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसी एनर्जी के बराबर होती है ये बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि जितना एनर्जी रिलीज हुआ था उतना ही आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूक्लियॉन्स सेपरेट हो पाएंगे। फिजन प्रोसेस में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई और एनर्जी रिलीज, इसको बोलते हैं अपन फिजन। अच्छा, और ये सब क्यों करते हैं फिजन, क्योंकि इनको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करना होता है जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है, देखो ड्यूटेरॉन है जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उनका मास दिया है। देखो प्रोटॉन का मास दिया है, ओके, एंड मास ऑफ द, तो इनका मास आपको दे रखा है। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट, आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना है जिसमें प्रोटॉन का मास आपके पास है, न्यूट्रॉन का मास है, और ये मास किसका था, न्यूक्लियस का मास था। तो न्यूट्रॉन का पूरा मास इतना है। चलो इसका यूज बाद में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये निकालना है मास डिफेक्ट, अगर आपको फाइंड करना है, सबसे पहले कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा, मतलब मास में कितना चेंज आ रहा है वो मिल जाएगा। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास ऐड कर लो, और उसमें से ड्यूटेरॉन मतलब इसके न्यूक्लियस का मास माइनस कर देना, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस कर देना, तो ये मिल जाएगा हमें मास डिफेक्ट, कि इतना मास कम हो गया था फॉर्मेशन करते टाइम। तो मतलब मास कहाँ जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो आपको बताना है कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो मास, वो जो मास डिसअपियर हुआ था वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है वो आपको यूज़ कर लेना है, जिसको हम पढ़ते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि E का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, और ये होता है चेंज इन मास, चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। तो अगर आपको यहाँ पर एनर्जी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो इसका एक सिंपल तरीका उन्होंने दिया है कि 1 यूनिट जो मास होता है अगर ये डिसअपियर हो जाए
तो उसमें इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया उन्होंने कि 1 यूनिट मास कितनी एनर्जी देता है, 931.5। और हमारा कितना था ये, तो कुछ नहीं करना है। तो आपका जो मास है डिसअपियर मास यानी कि मास डिफेक्ट, उसे मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, तो आपको मिल जाएगा टोटल कितना एनर्जी आपको मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। तो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपल था, देख लें। ऐसे ही देखो ये वाले चैप्टर भी हैं जिसमें ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, सर्किट अरेंजमेंट बनाना है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये सब जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जिसमें एक हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर है, उसमें एक साइड हम क्या करते हैं पी टाइप का बनाते हैं, एक तरफ एन टाइप का बना लेते हैं, और पी मतलब इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं और एन साइड वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जिसमें ये होती है पी साइड और ये होती है एन साइड। इसके दो कनेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो जब इसको आप बैटरी के पी साइड को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और एन साइड को बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड वाइज। और यही सेम डायोड जब आप पी और एन, पी साइड को जब आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है रिवर्स वाइज। ठीक है, तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया है। तो ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, ये मैंने सिंपल बना के दिखा दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये देखो फॉरवर्ड की बात करें तो ये जो पी साइड है वो बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और एन साइड को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, कनेक्शन तो वही है। लेकिन यहाँ पे लगा दिया है रेहोस्टेट, मतलब ये क्या करेगा यहाँ पर ये जो बैटरी का पोटेंशियल है हम इसको चेंज कर पाएंगे इसकी वजह से। तो बैटरी का पोटेंशियल आप चेंज करते रहो कि 0 1 2 3 4 कितना आपको लगाना है। अच्छा, दूसरा ये है, यहाँ पे हमने स्विच भी लगा लिया, अच्छी बात है। और फॉरवर्ड में जो करंट आपको मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है, तो आप इसमें मिली एमीटर लगाएंगे क्योंकि करंट किस में मिलेगा, मिली एम्पियर में। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। भाई रीडिंग तो पता करनी पड़ेगी ना कि कितना करंट मिला, कितना वोल्टेज हमने लगाया। तो वोल्टेज की रीडिंग अगर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे, पैरेलल में। और करंट की रीडिंग पता करना है तो हमने ये करंट यहाँ पे लगा दिया है, क्या लगा दिया, मिली एमीटर। ओके, ये होता है फॉरवर्ड का सर्किट। रिवर्स में कुछ नहीं है, देखो पी साइड को नेगेटिव से जोड़ देना है, एन साइड को पॉजिटिव जोड़ देना है। ये अपन वही लगा लेंगे जो बैटरी के वोल्टेज को चेंज करने के काम आएगा। लेकिन इसमें करंट कम मिलता है, कितना, माइक्रो एम्पियर में मिलता है, तो इसमें लगाएंगे माइक्रो एमीटर। स्विच लगा देना और ये वोल्ट मीटर। तो ठीक है, सर्किट डायग्राम बन जाएंगे फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। और सो दैट द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनेगा, मतलब हमें ग्राफ बनाना है किसका, पोटेंशियल वर्सेस करंट का, तो वो कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप का आपको मिल जाता है ग्राफ, ये ग्राफ बनता है देखो फॉरवर्ड्स में और रिवर्स में। तो ये तो इम्पोर्टेंट सबको आता है। तो फॉरवर्ड में जैसे जैसे फॉरवर्ड में हम वोल्टेज कम देते हैं, देखो 0.2 वोल्ट 0.4 वोल्ट इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम रहती है, ना के बराबर। और जब हम पहुंच जाते हैं एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर जाकर हमें क्या मिलता है, एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये थ्रेशोल्ड सबके लिए अलग होता है, तो ये जो आपको दिया है वो सिलिकॉन के लिए दिया है। सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 पे आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो आप करंट में बहुत चेंज आएगा, और करंट आपको मिलता है किसमें, मिली एम्पियर में। तो ये बात याद रखें। लेकिन जब रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स में वोल्टेज हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे 20 40 60, और यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं, 0.2 0.4 0.6। तो फॉरवर्ड में वोल्टेज हम कम चेंज करते हैं और शुरू में कुछ नहीं मिलता, बहुत स्मॉल करंट मिलता है। लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाने के बाद
स्लाइटली इंक्रीज करने पर वोल्टेज में करंट की वैल्यू एकदम ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, रिवर्स में हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हैं लेकिन करंट हमें नहीं मिल रहा होता है, बहुत कम करंट मिल रहा होता है। और जैसे हम एक वोल्टेज पे पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वहां पर जाने के बाद एकदम से करंट इन्फिनिटी हो जाता है, एकदम करंट बढ़ जाता है उस वोल्टेज पे जाके, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलिए, तो समझ में आया। तो यहाँ पर करंट जो आपको मिलेगा वो बहुत कम मिलता है, रिवर्स में कितना मिलता है, माइक्रो एम्पियर में करंट मिल रहा होता है, तो बहुत करंट की वैल्यू कम रहेगी। जबकि यहाँ पे करंट तो ज़्यादा मिलेगा मिली एम्पियर में, और वोल्टेज हम लगाते हैं बहुत कम लगाते हैं। तो फॉरवर्ड में वोल्टेज में चेंज कम करेंगे, करंट में चेंज ज़्यादा आएगा। रिवर्स में वोल्टेज हम ज़्यादा लगाते हैं और करंट हमें बहुत कम मिलता है, माइक्रो में मिलता है। ये होता है देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो जो आपको आना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि मेंशन टू इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सी दो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो बहुत सारी मिली हमें, हम ये बता सकते हैं। आपको मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज बता दिया कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाने के बाद फॉरवर्ड में ये जो करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में स्लाइटली चेंज करोगे थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद, तो करंट जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज होती है, ज़्यादा चेंज आता है। अब इसमें ब्रेकडाउन के बारे में बता सकते हैं, कट वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो शुरू में इंक्रीज करते रहोगे वोल्टेज तो करंट में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप ब्रेकडाउन पर पहुंचेंगे तो करंट जो है एकदम से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज या कट वोल्टेज। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और क्या मिल रहा है, और हमें ये पता चल रहा है कि फॉरवर्ड में पोटेंशियल में चेंज हम कम करते हैं लेकिन करंट में चेंज आपको ज़्यादा मिलता है, मिली एम्पियर में मिलता है। और रिवर्स में हम पोटेंशियल ज़्यादा चेंज कर देते हैं लेकिन करंट में चेंज हमें किस में मिलता है, माइक्रो एम्पियर यानी स्मॉल करंट मिलता है। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन का, और ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके क्वेश्चन आप देख लेना। तो कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमने सेक्शन सी कंप्लीट किया। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।